A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain exercise in composition 9 taken from Renan Martin's book. You know it well that this I am explaining the book of Renan Martin as it is given, the exercises and other things. So, in today's session, I am going to explain exercise in composition 9. And if you are a regular viewer on my channel, you know it well that in the last class I gave you the homework to solve exercise in composition 9. And now I am going to explain it. So, without killing your time, I would like to continue the session. And इसमें करना क्या था? यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। अगर आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहते हैं तो कैसे हम एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करते हैं और क्या उनके हिंदी पर इसका प्रभाव होता है आप सीख पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले के वीडियोस को जरूर देखें, जैसे रेनन मार्टिन की बुक में दी गई है। मैंने कहा एज इट इज, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरल हो रही हैं और यह किताब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस सबके लिए मास्टर बुक है। तो मिस ना करें, एक्सरसाइजेज को शुरू से लेकर के आप देखना शुरू करें। मॉडल्स के तौर पर बताया गया था कि कैसे हम सॉफ्ट का इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे, कैसे हम पोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम हेल्दी का इस्तेमाल करेंगे और ठीक इसी तरह से आपको करना था इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस के अंदर, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। आइए मैं इन सब को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके लिए सारी चीज़ें की गई हैं, आपके लिए बहुत ही सरल है। आप केवल क्लास में बने रहें लास्ट तक, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। पहला एडजेक्टिव है हैप्पी। आप जानते हैं कि हैप्पी का अपना अर्थ खुश होता है। हैप्पी का जो मीनिंग है वह क्या है, तो खुश है। इसका प्रयोग हम खुश के अर्थ में करते हैं। शी फेल्ट हैप्पी व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज। शी फेल्ट हैप्पी व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज। उसने खुश महसूस किया जब उसे अच्छी खबर मिली। तो इस वाक्य में हम यूज किसको किए, हैप्पी को यूज किए। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े सेंटेंस बनाएं, आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, he is a happy boy, a happy person can do anything in a jovial mood। तो it depends upon you, आप पर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंसेस किस तरह के फ्रेम करेंगे, आपके स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है। यहाँ थोड़े अच्छे सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इससे आपको ट्रांसलेशन में फ़ायदा होगा, अंग्रेजी की समझ आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट है सैड। हैप्पी का ही अपोजिट वर्ड होता है क्या, सैड। ही लुक्ड सैड। यहाँ आप देख रहे हैं कि सैड का यूज एडजेक्टिव के तौर पर किया गया। ही लुक्ड सैड आफ्टर लूजिंग द मैच। एक विवादास्पद चीज यहाँ आपको बताऊं, लुक के बाद लुक, फील, सीम कुछ वर्ब हैं जिनके बाद आए हुए एडवर्ब को भी एडजेक्टिव ही माना जाता है। नियम के अनुसार जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं उनकी विशेषता तो एडवर्ब ही बताता है, लेकिन लुक, फील, सीम, रिमेन, स्मेल ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद आए हुए एडवर्ब को भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो यहाँ सैडली नहीं लिख सकते, सैड ही लिखेंगे। ही लुक्ड सैड आफ्टर लूजिंग द मैच। मैच हारने के बाद वह उदास दिख रहा था या वह उदास दिखा। तो यहाँ उदास हमने सैड के रूप में यूज किया। ही वॉज लुकिंग सैड भी हम यहाँ लिख सकते थे, हम यहाँ लिख सकते थे ही वॉज लुकिंग सैड। The next one is इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस शब्द का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी। इसके बदले आप लेबोरियस और हार्ड वर्किंग का यूज भी कर सकते हैं, सिनोनिम भी याद करना जरूरी होता है। तो इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस मतलब लेबोरियस। द इंडस्ट्रियस स्टूडेंट कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क बिफोर टाइम। मेहनती छात्र ने अपना सारा काम समय से पहले पूरा कर लिया। तो इसमें आप इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखा। नेक्स्ट है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। स्लगिश का अर्थ होता है आलसी। लेथार्जिक का अर्थ होता है आलसी।
इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी, लेथर्जिकल का अर्थ होता है आलसी। तो अ लेजी बॉय ऑफन मिसेस अपॉर्चुनिटीज, आलसी लड़का अक्सर अवसर खो देता है। तो इस वाक्य में हम लेजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस लेजी का अपना हिंदी अर्थ होता है आलसी, जिसके लिए मैंने आपको कुछ सिनोनिम भी बताए। यदि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो उन वर्ड्स को भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने बिग। बिग का अर्थ होता है बड़ा। बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा। अलग अलग सेंस में हम बिग और लार्ज का इस्तेमाल करते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस नियर द पार्क, पार्क के नज़दीक बड़े से घर में वे रहते हैं, या वे पार्क के पास एक बड़े घर में रहते हैं। तो इस वाक्य में बिग शब्द का इस्तेमाल हमने हाउस के साइज को व्यक्त करने के लिए किया है। इसका अर्थ बड़े या बड़ा। नेक्स्ट है स्मॉल। अब बिग का ही अपोजिट वर्ड हो जाता है स्मॉल, साथ में आप अपोजिट भी सीख रहे हैं। आई फाउंड अ स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द विंडो। स्मॉल यहाँ बर्ड के लिए यूज किया गया, स्मॉल बर्ड। मैंने खिड़की पर बैठा एक छोटा पक्षी देखा, सिटिंग ऑन द विंडो। तो यहाँ स्मॉल का प्रयोग छोटा के अर्थ में किया गया। नेक्स्ट है सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम। द बेबी हैज सॉफ्ट स्किन। अब यहाँ हम सॉफ्ट का सिनोनिम टेंडर भी यूज कर सकते हैं। टेंडर, टेंडर मीन्स होता है मुलायम। द बेबी हैज सॉफ्ट स्किन, बच्चे की त्वचा मुलायम है। तो इस वाक्य में सॉफ्ट एडजेक्टिव का यूज किया गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुलायम। नेक्स्ट है हार्श। अब सॉफ्ट का ही अपोजिट वर्ड होता है हार्श, रुक्ष, कड़ा, कड़वा। द टीचर्स हार्श वर्ड्स हर्ट द चाइल्ड। द टीचर्स हार्श वर्ड्स हर्ट द चाइल्ड। शिक्षक के कठोर शब्दों ने बच्चे को चोट पहुंचाई। हर्ट तीनों फॉर्म में हर्ट ही होता है, हर्ट, हर्ट एंड हर्ट। हर्ट का हम फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हार्श है, जिसका हिंदी वर्ड कठोर है, कड़ा है। नेक्स्ट हार्ड है। हार्ड मीन्स भी कठोर होता है, हार्ड मीन्स भी कड़ा होता है, हार्ड मीन्स कठिन भी होता है। दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन टू आंसर। यह एक कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर देना मुश्किल है, या इस कठिन प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। तो हार्ड यहाँ क्वेश्चन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग हम कठिन के अर्थ में किए हैं, तो इसके बदले हम डिफिकल्ट का प्रयोग कर लेंगे, हम आर्ड्यूअस का प्रयोग कर लेंगे। आर्ड्यूअस उस काम के लिए यूज होता है जिसको करने में काफ़ी मेहनत लगे, काफ़ी श्रम लगे। तो यहाँ आपने हार्ड का यूज देखा। नेक्स्ट है पोलाइट। शी इज ऑलवेज पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स। वह अजनबियों के प्रति हमेशा विनम्र रहती है। पोलाइट यहाँ प्रिडिकेटिव यूज में आया है, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है। शी इज ऑलवेज पोलाइट टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों के प्रति हमेशा विनम्र रहती है। तो पोलाइट का हिंदी अर्थ विनम्र होगा। नेक्स्ट है र्यूड। अब पोलाइट का ही अपोजिट वर्ड र्यूड होता है। इट इज र्यूड टू इंटरप्ट समवन वाइल स्पीकिंग। किसी के बोलते समय टोकना अशिष्टता है। किसी कोई बोल रहा हो और उसमें आप बीच में टपक गए, बीच में आप बोल पड़े, उसी को इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट के साथ अगर प्रेपोजिशन का यूज करना पड़े तो आप इन का यूज करेंगे। तो इट इज र्यूड टू इंटरप्ट समवन वाइल स्पीकिंग। किसी के बोलते समय टोकना अशिष्टता है, यानी अशिष्ट व्यवहार है। यहाँ पर र्यूड शब्द जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ, और इट इज र्यूड। अब हो क्या रहा है, र्यूड का अपना अर्थ तो असभ्य होता है। र्यूड का अपना अर्थ
असभ्य होता है, उदंड होता है, लेकिन नाउन बन करके यह अशिष्टता हो गया, ऐसा प्रयोग के कारण हो रहा है। यानी यह अशिष्ट बात है कि जब कोई बोल रहा हो तब हम बीच में टोकें। नेक्स्ट, वाइज। अ वॉइस मैन, वॉइस मैन, मैन की विशेषता बता रहा है, प्रिडिकेटिव नहीं, एट्रीब्यूटिव यूज है। मैन के पहले आया, सब्जेक्ट वाले पार्ट में आया। अ वॉइस मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं ये एट्रीब्यूटिव और प्रिडिकेटिव। तो जिस दिन एडजेक्टिव चैप्टर की शुरुआत किया हूं उस दिन बताया हूं कि एडजेक्टिव को उसके नेचर के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है फुलिश। इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम ऑन क्वारल्स, यानी झगड़ों में समय बर्बाद करना मूर्खता है। यह एक बड़ी मूर्खता है। स्वाभाविक तौर पर मैं आपको जनरली सेंटेंस से हट करके बोलूं, झगड़ों में समय व्यतीत करना। आज आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत अपने आप को उसमें एंगेज कर लेते हैं, समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं। लास्ट में जब उनकी परेशानी बढ़ती है तो उनका करियर भी जो है दाव पर लग जाता है। बचना चाहिए इन चीज़ों से। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट योर टाइम ऑन क्वारल्स, यानी यह मूर्खतापूर्ण बात है कि हम झगड़ों में समय व्यतीत करें, यह मूर्खतापूर्ण बात है। तो इट इज़ फुलिश, यहाँ फुलिश शब्द जो है यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ मूर्खता ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, व्यवहार के कारण, प्रयोग के कारण इसका ऐसा ही यूज कर दिया गया कि यह क्या बन गया, यहाँ नाउन बन गया। रिच मीन्स अमीर होता है। द रिच मैन डोनेटेड मनी टू दी ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज का अर्थ होता है अनाथालय, जहाँ ऑर्फन्स, जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उसे हम ऑर्फेनेज कहते हैं। द रिच मैन कैसा व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति। रीच शब्द के सिनोनिम की अगर हम बात करें, रीच का अर्थ होता है धनी, ऑप्युलेंट मीन्स धनी, प्रॉस्पेरस मीन्स धनी, वेल ऑफ धनी, डिसेंट मीन्स धनी। तो धनी के लिए कई सारे शब्द यूज होते हैं। रीच, प्रॉस्परस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रीच का सिनोनिम प्रॉस्परस, रीच का सिनोनिम ऑप्युलेंट, रीच का सिनोनिम वेल ऑफ, धनवान के लिए ये सारे शब्द हैं, आप याद करेंगे। द रिच मैन डोनेटेड मनी टू दी ऑर्फेनेज, अमीर आदमी, अमीर आदमी ने अनाथालय में धन दान किया। डोनेट मीन्स दान करना होता है। पुअर, अब रिच का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो पुअर होता है। द पुअर फैमिली स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, टू मेक के बाद अगर बोथ लगा दें, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमाना, बहुत कठिनाई से घर का खर्च चलाना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, दो वक्त सुबह और शाम का भोजन कठिनाइयों से जुटा पाना, टू मेक बोथ एंड्स मीट होता है। और खर्च चलाने के लिए मेक एंड्स मीट का प्रयोग हम करते हैं। तो गरीब परिवार को अपना खर्च चलाने में कठिनाई हुई, गरीब यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट, यंग। द यंग बॉय रन वेरी फास्ट, युवा लड़का बहुत तेज दौड़ता है। तो बॉय की विशेषता यंग यहाँ बता रहा है, यह एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है और इसके लिए यहाँ हिंदी में युवा दिया गया है। नेक्स्ट, न्यू। आई बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, मैंने पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीदी। यहाँ नई शब्द आप देख रहे हैं, यहाँ आप नई शब्द देख रहे हैं और यहाँ आप न्यू वर्ड देख रहे हैं जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओल्ड, अब न्यू का ही अपोजिट क्या होता है, ओल्ड होता है। माई ग्रैंड फादर स्टिल वियर्स हिज ओल्ड वॉच, मेरे दादाजी अभी भी अपनी पुरानी घड़ी पहनते हैं। स्टील एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में इसे यूज करते हैं। ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका अर्थ होता है पुराना या पुरानी। नेक्स्ट है लॉन्ग।
अब लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट होता है। द रिवर फ्लोज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक नदी बहती है। तो लॉन्ग शब्द डिस्टेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, यहाँ लंबी शब्द यूज किया गया। शॉर्ट, ही डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच एट दिस सेरेमनी, उत्सव में उन्होंने एक छोटा भाषण दिया, उसने समारोह में एक छोटा भाषण दिया। तो डिलीवर्ड के उच्चारण में भी लोग गलती करते हैं, डिलीवर डिलीवर करते हैं, डिलीवर डिलीवर नॉट डिलीवर। ही डिलीवर्ड अ शॉर्ट स्पीच एट द सेरेमनी। तो डिलीवर्ड शॉर्ट, शॉर्ट टाइम को भी व्यक्त करता है, शॉर्ट साइज को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट, क्विक, she gave a quick reply to the question. क्विक रिप्लाई, उसने सवाल का जल्दी जवाब दिया। तो क्विक के लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया जल्दी। नेक्स्ट है स्लो, द ओल्ड मैन वॉक्स विथ स्लो स्टेप, बूढ़ा आदमी धीमे धीमे चलता है। स्लो का अर्थ होता है मंद, धीमा, जिसका सिनोनिम होता है ग्रेजुअल। धीमा, स्लो, हालांकि धीमे धीमे कह देंगे तो क्रिया विशेषण हो जाए, लेकिन धीमी रफ्तार में चलता है, छोटे कदमों के साथ चलता है कहेंगे तो ये विशेषण होता है। स्ट्रॉन्ग, द ब्रिज इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कैरी हेवी ट्रक, पुल इतना मजबूत है कि भारी ट्रक भी उस पर जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग शब्द यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मजबूत। नेक्स्ट है वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग का ही अपोजिट वर्ड है। फ्रेजाइल मीन्स भी कमजोर होता है, इमेसिएटेड मीन्स भी कमजोर होता है। वीक, फ्रेजाइल, इमेसिएटेड। इनफिबल, फिबल, फिबल, इनफिबल वर्ब हो जाएगा। फिबल मीन्स भी कमजोर होता है। आफ्टर द इलनेस शी फेल्ट वीक एंड टायर्ड, बीमारी के बाद वह वीक और टायर्ड महसूस की, यानी बीमारी के बाद वह कमजोर और थकी हुई महसूस की। तो वीक का प्रयोग हम कमजोर के अर्थ में कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैंडसम, बहुत सारे बच्चे हैंडसम पढ़ते हैं, आप हैंडसम ना पढ़ें, इट इज हैंडसम, हैंडसम। द हैंडसम एक्टर ग्रीटेड हिज फैंस, सुंदर अभिनेता ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। हैंडसम का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट है अगली, एन अगली मार्क स्पॉइल्स द वॉल्स ब्यूटी, एक बदसूरत दाग ने दीवार की सुंदरता बिगाड़ दी। अगली बदसूरत गुरु। नेक्स्ट, हैंडसम का अपोजिट अगली होता है क्लेवर, द क्लेवर वाज सॉल्व द पजल इन मिनट, होशियार लड़के ने पहेली कुछ ही मिनटों में हल कर दी। तो क्लेवर के लिए यहाँ होशियार शब्द लिखा गया है। डल, द डल नाइफ कुड नॉट कट द फ्रूट, डल का प्रयोग तो हम कई अर्थों में करते हैं, यानी कुंद चाकू फल नहीं काट सकी, यानी भोंत चाकू जो धारदार नहीं थी वह फल को नहीं काट सकी। डल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके लिए हिंदी में कुंद या भोंत शब्द जैसा आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, डल के बदले आप यूज कर सकते हैं ब्लंट, डल के बदले आप ब्लंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है काइंड, द काइंड नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट, नर्स कैसी थी? तो नर्स काइंड थी। द काइंड नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट, दयालु नर्स ने मरीज की देखभाल की। तो यहाँ पर नर्स की विशेषता बताने के लिए काइंड शब्द यूज किया गया। काइंड हार्टेड का अर्थ भी दयालु होता है, कंपैशनेट मतलब भी दयालु होता है। काइंड का ही अपोजिट वर्ड है क्रूल, बहुत सारे लोग क्रूएल पढ़ते हैं, ना पढ़ें क्रूएल, इसलिए आप क्रूल पढ़ें। द क्रूल मैन ट्रीटेड हिज एनिमल्स बैडली, क्रूर आदमी ने अपने जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया। नेक्स्ट, हेल्दी, ईटिंग फ्रेश फ्रूट
is a healthy habit. ताजे फल खाना एक स्वास्थ्यवर्धक आदत है। हेल्दी का ही वर्ड यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यकर भी लिखते। ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल डॉटर who cares for her parents. तो ब्यूटीफुल डॉटर कर्तव्यनिष्ठ इसका हिंदी होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कर्तव्यनिष्ठ। वह एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी है जो अपने माता पिता की देखभाल करती है। यहाँ हम केयर फॉर के बदले टेक केयर ऑफ का यूज भी कर सकते हैं और लुक आफ्टर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंट, वी could see a distant mountain covered in snow. हम एक दूर का पहाड़ देख सकते थे जो बर्फ से ढका था। डिस्टेंट माउंटेन वह माउंटेन जो काफी दूरी पर था। डिस्टेंट, certain, I am certain that he will pass the exam. मुझे पूरा यकीन है कि वह परीक्षा पास कर जाएगा। मैं विश्वस्त हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि वह परीक्षा पास कर जाएगा। यहाँ पर certain का इस्तेमाल प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव के रूप में हुआ जो कि आई के लिए यूज हुआ है। आई एम सर्टेन दैट ही विल पास द एग्जाम। मुझे पूर्ण भरोसा है कि वह परीक्षा पास कर जाएगा। अब एक्सरसाइज 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर आज जैसा मैं अक्सर करता हूँ, फिर आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको मैं HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। आप एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 10 को सॉल्व कर लें। करना क्या है समझ लीजिए। यूज अ सुटेबल एडजेक्टिव विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन। नीचे जो नाउन दिए गए हैं इन सभी के लिए आपको सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। ये सारे नाउन दिए गए हैं यहाँ पर और इनके लिए आपको सुटेबल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। मॉडल्स के तौर पर कुछ एग्जाम्पल समझा दिए गए हैं। जैसे स्टॉर्म के लिए हम वायलेंट का यूज कर लेंगे, सीज के लिए हम लॉन्ग का यूज कर लेंगे, विक्ट्री के लिए हम डिसाइसिव का यूज कर लेंगे। आई एम सॉरी, डिसाइसिव का यूज कर लेंगे। सिटी के लिए हम पॉपुलस का यूज कर लेंगे। हस्बैंड के लिए हम डिवोटेड का यूज कर लेंगे। ठीक इसी तरह से इन सभी नाउन के लिए आपको सुटेबल एडजेक्टिव का यूज करना है। तो आप इन्हें सॉल्व कर लें और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा इन सब को एक्सप्लेन करूँगा। So with that, this class is over. Thank you so much and good night.